बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सोक्राइन ग्लैंड पर बात करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड विच रिलीज देयर प्रोडक्ट ऑन टू एन एपिथेलियम सरफेस ईदर डायरेक्टली और थ्रू ए डक्ट, यानी वो ग्लैंड जो कि अपनी सिक्रीशन एपिथेलियम सरफेस पर या तो डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं या डक्ट के ज़रिए। एपिथेलियम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एपिथेलियम क्या चीज़ है? एपिथेलियम हमारा कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल rest on basement membrane which separate epithelial tissue from underlying and connecting tissues। यानी ये closely opposed cell है। opposed mean lying side by side, यानी ऐसे सेल जो कि आपस में closely attach हुए होते हैं, जो कि फिर which rest on the basement membrane। और basement membrane का काम ये है कि ये basement membrane असल में epithelium को अंडरलाइन कनेक्टिंग टिश्यू से सेपरेट करती हैं। तो एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स को या एपिथेलियम को अंडरलाइन कनेक्टिंग टिश्यू से सेपरेट करती हैं। अब दूसरी बात है कि एपिथेलियल जो है एपिथेलियल सेल्स ना तो ब्लड वेसल, एपिथेलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ ऑक्सीजन और नरिशमेंट कहाँ से फिर हासिल करते हैं? तो जो अंडरलाइंग कनेक्टिंग टिश्यू है एपिथेलियल सेल्स के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, तो ये एपिथेलियल सेल इन ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन और नरिशमेंट हासिल करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? दिस इज एक्चुअली ए सेलुलर स्ट्रक्चर। इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ये बना किस चीज़ से होता है? ए सेलुलर है, सेल से बना हुआ नहीं होता। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, कोलेजन टाइप 4 से प्रोटीन से। एपिथेलियम कहाँ पर पाया जाता है? तो एपिथेलियम की अकरेंस की बात अगर करते हैं तो एपिडर्मस ऑफ स्किन कवरिंग एपिथेलियम, यानी एपिडर्मस ऑफ स्किन यहाँ पर इसको हम कवरिंग एपिथेलियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट spaces and passages that open onto the exterior। For example, respiratory surface exterior पर open होती है, इधर digestive system exterior पर open होती है, urinogenital passage exterior की तरफ open होती है। तो वो तमाम passages जो कि exterior की तरफ open होती हैं, उन पर उनकी लाइनिंग पर क्या चीज़ मौजूद होती है? epithelial मौजूद होती है। For example, this is respiratory की अगर बात करें तो this structure is known as ट्रेके। तो ट्रेके की लाइनिंग पर ये क्या चीज़ मौजूद है? एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। इधर इसका ये जूम फॉर्म है। तो ये एपिथेलियल, ये ट्रेके का एपिथेलियम है। तो इसमें इन एपिथेलियम में एक सेल, एक खास किस्म का एपिथेलियम मॉडिफाइड हुआ है, एक एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड हुआ है, और इस मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल को हम गॉबलेट सेल कहते हैं। तो गॉबलेट सेल, इसको गॉबलेट सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉबलेट सेल का शेप गॉबलेट की तरह होता है। गॉबलेट मीन कि ये फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, तो जिसका ये ऊपर वाली जगह ब्रॉड है, नीचे वाली जगह क्या है? नैरो है। तो इस स्ट्रक्चर को हम गॉबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्योंकि इसका शेप गॉबलेट की तरह होता है, इसीलिए इन ग्लैंड्स को हम गॉबलेट सेल कहते हैं। गॉबलेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। गॉबलेट यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करते हैं कि ये म्यूसिन खारिज करते हैं। गॉबलेट क्या चीज़ खारिज करते हैं? म्यूसिन। यानी इधर ये अगर एपिथेलियम है तो इसमें एक सेल मॉडिफाइड हुआ है, इससे गॉबलेट सेल बना है, और ये गॉबलेट सेल म्यूसिन खारिज करता है। और ये म्यूसिन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ मिल जाता है, जिससे फिर म्यूकस बन जाता है। तो जो कहते हैं कि एक्सोक्राइन secrete their secretion directly onto the target surface, तो वो that is goblet cell। गॉबलेट सेल इसकी जिंदा मिसाल है। गॉबलेट सेल पाए कहाँ पर जाते हैं? तो गॉबलेट सेल पाए जाते हैं म्यूकोस ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी पैसेज में ये पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल्स में सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड, ये वो तमाम ग्लैंड हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डक्ट के ज़रिए करते हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन किसके ज़रिए करता है? इट सिक्रीट देयर सिक्रीशन थ्रू ए डक्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज ए सलाइवरी ग्लैंड एंड दिस gland which I am drawing is known as parotid salivary, and this gland secretes saliva through a duct. Salivary gland are basically of three types: parotid salivary,
सब मैंडिबुलर, क्योंकि मैंडिबल के नीचे होते हैं, एंड सब लिंगुअल ग्लैंड एक पिक्चर में दिखाई गई है। नेक्स्ट टाइप लिवर, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट समराइज फॉर्म में मैं ज़रा बता दूँ आपको हल्का सा कि दिस इज़ ए लिवर, एंड लिवर सही, दिस इज़ नॉन एज गैल ब्लैडर। लिवर अपनी सिक्रीशन यानी बाइल किसके ज़रिए करता है, एक डक्ट के ज़रिए करता है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड फॉर द ऑफ स्किन, ये स्किन की सरफेस, तो दिस इज और स्वेट ग्लैंड, ये हमारे साथ स्वेट ग्लैंड, हालांकि ये हाईली कोल्ड होता है। स्वेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन सरफेस ऑफ with the help of a duct. सलाइवरी बेसिकली बुक में जो लिखा है कि ग्लैंड जो प्रोडक्ट खारिज करते हैं उसको हम सिक्रीशन कहते हैं, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन करता है, दिस इज ए स्वेट ग्लैंड। क्योंकि ये स्वेट है तो ये यूजफुल सब्सटेंसेस इसमें नहीं होते, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह इसमें होते, इसलिए इस ग्लैंड की सिक्रीशन को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, सिक्रीशन नहीं कहते। सिक्रीशन यूजफुल सब्सटेंसेस के लिए आमतौर पर यूज़ होता है, एक्सक्रीशन वेस्ट सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आई विल डिस्कस दीज ग्लैंड्स इन डिटेल। Next, exocrine glands are mammary glands. Mammary glands secrete their secretion in milk through a duct. Remember, mammary glands are secondary sexual organ. Primary sexual organ are ovaries. Mammary glands are present inside the breast. Mammary gland breast के अंदर पाए जाते हैं. Remember also that mammary glands are present in both sexes, in male as well as in female, but they are वेल डेवलप्ड इन फीमेल में, ख़ासकर फीमेल में इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है प्रेगनेंसी में। अच्छा, फीमेल में इसकी रिग्रेशन, मेमोरी ग्लैंड की रिग्रेशन होती है आफ्टर मीनोपाज, मतलब जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल ओल्ड एज में स्टॉप हो जाती है, इसके बाद फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स की रिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। पार्ट्स हम इसके पढ़ते हैं। मेमोरी ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड लोब्यूल। लोब्यूल में के साथ ये दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्वियस, ईच वन इज नोन एज एल्वियस। फिर अल्विलस की कबाइली दीज अल्विलस के साथ ये जो डक्ट हैं, इस डक्ट को हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं। दिस मेमोरी ट्यूब्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए कॉमन डक्ट एंड दिस डक्ट इज नोन एज मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट के बाद ये सोलन पोर्शन है और इस सोलन पोर्शन को हम कहते हैं मेमोरी एम्पुला। एम्पुला के बाद फिर जो डक्ट होते हैं इसको हम लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, और फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट ओपन होता है निपल में। दिस प्रोट्रूडेड पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज निपल। Nipple is surrounded by a pigmented area and that pigmented area are known as areola. डक्ट को ज़रा इधर देख लें, तरतीब के साथ लिखें। अल्विलाई, अल्विलाई बल्कि अल्विलस है। अल्विलस के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पोला जो सोलन पोर्शन है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टी मीन मिल्क एंड फेरस मीन प्रोड्यूसर, बियरिंग, सॉरी। सो दिस इज मिल्क बियरिंग डक्ट। और फिर लेक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू निपल। अच्छा, फिर एक एल्विलस की तरफ अगर हम आए तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल एल्विलस। इस पर कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं? तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस एल्विलस की सिक्रीटरी पोर्शन यानी इनक्यूबेटल सेल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पर मिल्क सिंथेसिस करता है। मिल्क सिंथेसिस में प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है, जो कि सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर सिक्रीशन इन क्यूबॉइडल सेल, यानी ये क्यूबॉइडल सेल है, यहाँ पर जब मिल्क की सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाती है तो यहाँ से फिर मिल्क की सिक्रीशन इस एल्विलस की ल्यूमन में कौन करता है? तो उसके लिए भी हमारे साथ प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। इन सिंपल वर्ड, प्रोलैक्टिन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड। And the second most important hormone is the oxytocin. Oxytocin help in the milk ejection. यानी यहाँ पर मिल्क बनने की, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रोलैक्टिन कहते हैं, और जो मिल्क इजेक्शन मीन मिल्क का निकलना, निपल से मिल्क के निकलने को में जो हार्मोन हेल्प करते हैं उसका नाम ऑक्सीटोसिन है।
द नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज द लिवर। लिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर ले कि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर का वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ लिवर? तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में लिवर का वेट होता है 1.5 किलोग्राम। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिर कौन सी है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन है, जिसका वेट तकरीबन 4 किलोग्राम होता है। तीसरी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी है। अच्छा, इसी की बुक में ये लिखा है कि लिवर इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन एक्चुअली लिवर एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। लिवर एक्ट बोथ एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि लिवर हार्मोन भी खारिज करता है। लिवर आल्सो सिक्रीट हार्मोन। तो लिवर के हार्मोन्स के नाम कौन कौन से हैं? एंजियोटेंसिनोजेन एंड नंबर 2 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। लेकिन ईटा वालों के लिए ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर ईटा वाले सिर्फ ये याद रखें कि लिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, लिवर परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शंस। लिवर परफॉर्म मोर देन 500 फंक्शन, उनमें से एक नुमाया काम बाइल की सिंथेसिस और बाइल की सिक्रीशन भी है। लिवर हैज़ 2 मेन लोब, राइट लोब एंड दिस इज नॉन एज द लेफ्ट लोब। लिवर में जो लिवर की सेल्स को हम हेपेटोसाइट कहते हैं, और ये हेपेटोसाइट बाइल तैयार करते हैं। बाइल फिर डक्ट सिस्टम के ज़रिए ड्यूडेनम में आ जाते हैं। तो लिवर एज एन एक्सोक्राइन फंक्शन हम इसका पढ़ रहे, तो हम डक्ट सिस्टम ज़रा इसका डिस्क्राइब कर लेंगे कि सबसे पहले लिवर से जो अराइज हुआ होता है दैट इज नॉन हेपेटिक डक्ट, इज नॉन एज, दोनों से कॉमन हेपेटिक डक्ट बना है। फिर आफ्टर कॉमन हेपेटिक डक्ट दिस डक्ट इज नॉन एज सिस्टिक डक्ट। फिर सिस्टिक डक्ट के बाद हमारे पास इस गैल ब्लैडर। अच्छा, फिर गैल ब्लैडर में हमारे पास बाइल स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट डक्ट इज नॉन एज कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के बाद हमारे पास जो इस डक्ट को हम कहते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सिंग भी कहते हैं, और इस डक्ट को हम कहते हैं कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज नॉन एज एम्पुल ऑफ वेटर एंड दिस स्फिंक्टर इज नॉन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अच्छा, अब जब ड्यूडेनम में फैटी फूड आता है तो ड्यूडेनम की सेल से एक हार्मोन खारिज होता है एंड दैट हार्मोन इज नॉन एज कोलीसिस्टोकाइनिन। कोली का क्या मतलब है? कोली मीन बाइल, सिस्टो मीन सेक यानी गल ब्लैडर, एंड काइनिन मूव यानी मूव द गल ब्लैडर। जब यहाँ से कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन खारिज हो जाता है तो ये कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन आ जाता है सिस्टिक डक्ट के पास, ये कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन आ जाता है गल ब्लैडर के पास, और ये गल ब्लैडर को कंट्रैक्ट कर लेता है, और गल ब्लैडर को कंट्रैक्शन के नतीजे में गैल ब्लैडर से बाइल जिसमें स्टोर हुआ होता है रिलीज होता है इन डक्ट्स के ज़रिए, और फिर दैट बाइल देन एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। कोलीसिस्टोकाइनिन के मल्टीपल फंक्शन है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा कि एक तो कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन गल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करके इससे बाइल को रिलीज कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी को, ये नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड रहता है, इसको रिलैक्स कर लेता है, तो बाइल इस तरह इन डक्टल सिस्टम के ज़रिए ड्यूडेनम में आ जाता है। ये बाइल का काम मेनली जो है फैट्स की डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो जब ड्यूडेनम में फैटी फूड आता है तब कोलीसिस्टोकाइनिन की सिक्रीशन होती है, और कोलीसिस्टोकाइनिन की सिक्रीशन के नतीजे में यहाँ पर हमारे साथ गल ब्लैडर से बाइल ड्यूडेनम में आ जाता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जब यहाँ पर फैटी फूड नहीं होता फिर भी बाइल आता है, लेकिन वो पोरली आता है, वो इतनी अच्छी तरह नहीं आता जितना कि हम जब फैटी फूड खाते हैं उस वहाँ पर आता है।